हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पिनेकल रेलवे साइंस जिसमें 5300 प्लस एमसीक्यू दिया गया है, आज उसका अगला पार्ट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छूट ना सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 701 से लेकर 800 तक करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें श्वास प्रणाली यानी ट्रेकिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, कुछ मछलियां जल का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां जल का घूंट प्रति मिनट वायु को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती है। वायु ऐसे जीव जो वायु को सांस के रूप में लेता है उसकी तुलना में ये कम बार लेती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फेफड़ों में कुपिकाओं का होने का क्या कारण है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि इसका कारण है। आज का अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग को एडप्स एपल कहा जाता है? तो एडप्स एपल किसे कहा जाता है? यानी लेरिंग्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेरिंग्स को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 705 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो हेलिटोसिस को आमतौर पर सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। हेलिटोसिस में क्या होता है ना कि जैसे खराब मौखिक स्वच्छता या दांत का समस्या या कोई भी धूम्रपान वगैरह करता है तो उससे जो दुर्गंध आता है उसे हेलिटोसिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन वायु श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन रहा 707 नंबर। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो वायु से भरी शारीरिक गुहा क्या हो जाएगा? साइनस यानी खोपड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आज का अगला क्वेश्चन है, सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली वायु की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वायु की मात्रा को टीडल वॉल्यूम यानी ज्वारीय आयतन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? तो टीडल वॉल्यूम यानी ज्वारीय आयतन कहा जाता है। आगे देखिए, त्वचीय श्वसन डैश में होता है। त्वचा द्वारा श्वसन किस में होता है? तो केंचुआ में किसके द्वारा श्वसन होता है? त्वचा के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मछलियों में गिल्स के द्वारा श्वसन किया जाता है और पक्षियों में फेफड़ा और इंसानों में फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, यानी त्वचा के द्वारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंचुआ। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहने वाला वैसा जीव जो अवायवीय जीव है। ठीक है, जो बिना वायु का ऑ- जीवित रह सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आज के अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फेफड़े का आयतन, यानी लंग वॉल्यूम कहा जाता है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है उसे फेफड़े का आयतन यानी लंग वॉल्यूम वॉल्यूम कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है, मतलब फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस जगह पे होता है? तो यानी कुपिका में होता है। कुपिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं, यानी फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आज का अगला क्वेश्चन है, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है कि रात में पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली की सांस लेने के लिए किस प्रकार मददगार होता है? तो वे ऑक्सीजन निकालते हैं। समुद्र में जो हरे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं, जो मछलियों को सांस लेने में लाभदायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जीवों में श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एरोबिक श्वसन। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन वाले अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डैश वर्ग के जंतुओं में श्वसन या तो गलफड़े से या फेफड़ों के माध्यम से होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उभयचर। उभयचर वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन या तो गलफड़े से या तो फेफड़ों के माध्यम से होता है। ठीक है, उभयचर होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निःश्वसन डैश द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों की अस्फीति यानी डिफ्लेशन ऑफ लंग्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डिफ्लेशन ऑफ यंग के लंग्स के द्वारा होता है। निःश्वसन में क्या होता है? जैसे सांस छोड़ने के रूप में भी जाना है। निःश्वसन मतलब सांस को छोड़ना होता है। ठीक है, यह फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? फेफड़ों का अस्फीति हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आइए आज का अगला क्वेश्चन है, डैश श्वसन करते समय ऊर्जा देता है। तो श्वसन करते समय ऊर्जा कौन देता है? तो ग्लूकोज का जलना यानी बर्निंग ऑफ ग्लूकोज श्वसन करते समय ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गले में डैश के वलय उपस्थित होते हैं। तो गले में किसके वलय उपस्थित होते हैं? तो उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर डी, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, मतलब कौन सा मानव शरीर में श्वसक वर्णन है? तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन मानव शरीर में श्वसक वर्णक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वैसे श्वसन को अनोक्सी श्वसन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से रक्त में और ऑक्सीजन रक्त से फेफड़ों में फैलती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, नहीं ये तो गलत है ना। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से रक्त में और ऑक्सीजन रक्त में फेफड़ों में फैलती है, ये गलत है। करेक्ट आंसर को चूज करना है, तो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा, ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में फैलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में फैलती है। ठीक है, क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो श्वसन प्रणाली का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा ये श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी श्वास नली यानी ट्रेकिया, फेफड़ा, ब्रोंकाई ये सभी श्वसन प्रणाली के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना राइट आंसर है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करें और आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें दो कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला कथन बोला गया है, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत। मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल ना उत्पन्न करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कथन एक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कथन बोला गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को बिना क्षति पहुंचाए भोजन के पाचन में मदद करता है, ये बिल्कुल सही कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो केवल कथन दो सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो प्रोटीन का विखंडन कौन सा एंजाइम करता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है? तो छोटी आंत किन जीवों की लंबी होती है? शाकाहारी जानवर जो होते हैं, मतलब शाकाहारी जीव जो होते हैं उनकी छोटी आंत लंबी होती है। तो आप ऑप्शन में चूज कर लीजिए, इससे कौन सा ऑप्शन शाकाहारी जीवों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया गाय, इनका क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है, लंबी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पित्त लवण। पित्त लवण क्या करता है, बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से नहीं, एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि पहला कार्य क्या दिया गया है, ये अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। दूसरा बोला गया है, ये आंतरिक अंगों को सहारा देता है। और तीसरा यहाँ क्या बोला गया है, यह उत्तकों की मरम्मत में सहायता होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस उत्तक की पहचान कीजिए, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा उत्तक है जिनमें ये तीन तरह का क्वालिटी पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवकाशी उत्तक, यानी एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक की क्या खासियत है कि यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। ठीक है, और क्या बोला, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है और यह ऊतक की मरम्मत में सहायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों यानी विली की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, 734 नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं, यह बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला गया है, दूसरा क्या बोला गया है,
ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तीसरा बोला गया है, इसमें आहार मार्ग के लिए छोटे छिद्र होते हैं, तो नहीं, छोटे छिद्र इसमें नहीं होते हैं। और चौथा ऑप्शन बोला गया है, रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति कौन से विकल्प अंकुरों में यानी बीली को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाता है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी 1, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में 1, 2 और 4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? एमाइलेज लार में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का आरेख नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सही मिलान करता है। अगर आपको फिगर दिख रहा होगा सही से, तो यहाँ पे आपको ए को इंडिकेट कर रहा है। ए क्या बता रहा है आपको, ये बताना है। तो ए में क्या होता है? ए है आपका ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस में किसी भी तरह का पाचन प्रक्रिया नहीं होता है, यानी ए आपका किस में मिल जाएगा? ए आपका 4 में मिल जाएगा। ए 4 कौन से ऑप्शन में है? तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। तो चौथा ऑप्शन इसी से क्लियर हो जाएगा, सही है। फिर भी हम लोग एक और मिलान कर लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं। बी में क्या बोला गया है? बी में जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया, यहाँ पे आपका बी है, ठीक है, नीचे यहाँ पे बी है। बी क्या है आपका? विली भोजन से जल का अवशोषण करता है। बी क्या दिखा रहा है आपका? विली को दिखा रहा है, जो भोजन से जल का अवशोषण करता है, बी का 1। और सी का हो जाएगा आपका 2, यानी सी में जो यहाँ इंडिकेट कर रहा है सी, ये क्या बता रहा है आपका? कि लंबाई, मतलब सी में जो है ना वो छोटी आंत को दिखा रहा है, ठीक है। छोटी आंत में क्या बोला गया? लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है, यानी छोटी आंत की जो लंबाई होती है वैसे जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है, यानी वैसे जंतु जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनकी लंबाई अलग होती है, ठीक है। तो सी हो जाएगा आपका 2 नंबर में। और डी आपका मिलान कर देंगे। डी दिखा रहा है, किस चीज़ को दिखा रहा है आपका? डी में हो जाएगा वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। डी क्या हो जाएगा? वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, यानी डी क्या दिखा रहा है? यकृत का प्रतिनिधित्व करता है। और यकृत क्या करता है? वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 737 नंबर, ठीक है। 737 नंबर में है, लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो लसिका के सही कार्यों को दर्शाना है आपको। तो पहला ऑप्शन बोला गया, आंत से पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है, ये सही है। लसिका क्या करता है? आंत से पचित और अवशोषित वसा को ये लेके जाता है। और दूसरा ऑप्शन याद रखिए, यह अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है, उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में डैश होते हैं, ये विघटित होकर डैश का निर्माण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 738 का हो जाएगा। फिर से पढ़ देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, यानी पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है, उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये विघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? विघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम का पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम के पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य को पूरा करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, आंख की आइरिस में, फेफड़ों की श्वसनियों में यानी ब्रोंकी ऑफ लंग्स में, आमूत्र वाहिनियों में किस तरह की पेशियां होती है? तो चिकनी पेशियां होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन क्या बोला गया है? पहला कथन बोला गया, अपच के दौरान अमाशय में बहुत अधिक अम्ल पैदा हो जाता है और इससे दर्द और जलन उत्पन्न होता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोला गया, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटासिड नामक क्षारकों का प्रयोग करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है और उस बीमारी से क्या होता है? मुक्ति दिला देता है, यानी कथन एक और कथन दो दोनों सही है। तो दोनों कथन सत्य किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मुख्य गुहिका मानव डेस तंत्र का एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र का हिस्सा है, यानी डाइजेशन सिस्टम का ये एक हिस्सा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करता है, तो क्या हो जाएगा? वसा। वसा का परिवहन करता है, यानी लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो ये पित्त रस का कार्य नहीं है कि वो प्रोटीन के
प्रोटीन को पचाने वाला उसमें एंजाइम पाया जाता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ये कार्य इसका नहीं है। तो कौन सा कार्य है? यह बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी वसा गुलिकाओं में विघटित करता है क्या? हाँ, ये पित्तरस का काम है। यह अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन का क्षारीय माध्यम प्रदान करता है क्या? बिल्कुल, पित्तरस क्या करता है? भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की क्षमता दक्षता को बढ़ाता है, ये भी करेक्ट आंसर है। यानी ए सी ओ डी करेक्ट है और बी गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो क्या होता है इसमें? कोमल दंतवल्क यानी सॉफ्ट एनामेल होता है इसका रीजन, ठीक है। सॉफ्ट इनामेल के कारण क्या होता है? इनामेल जब कमजोर मतलब सॉफ्ट पड़ जाता है तो दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पित्त लवणों को भोजन के पाचन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पित्त लवण का भोजन के पाचन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वे बड़े वसा ग्लोबुलस को छोटे ग्लोबुलस में तोड़ता है। यानी ओवरऑल समझे तो पित्त लवण वसा का पाइसीकरण में सहायक होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के अगला क्वेश्चन को देखते हैं। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्त क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। अंगुली नुमा संरचना का बात आए वो भी छोटी आंत में तो उसे विली कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लार एमाइलेडेज के पाचन में मदद करता है। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लार यानी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च मंड को शर्करा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित करता है? तो एमाइलेज, अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े कि एमाइलेज क्या करता है? मंड यानी स्टार्च को मन को शर्करा में बदलने में सहायक होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? ऐसा क्या है कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कदर्म यानी सलोरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता है। यही रीजन है कि वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए आज का अगला क्वेश्चन को। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज को पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? तो सेलुलोज का पाचन कहाँ पे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीकम में होता है। कहाँ पे होता है? सीकम में होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है? तो इसके लिए जिम्मेदार एंजाइम है आपका इंटेस्टाइन जूस। क्या है? इंटेस्टाइन जूस। इंटेस्टाइन जूस क्या करता है कि प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में रूपांतरण में सहायक करने वाला ये एंजाइम है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है 753 नंबर। इसमें क्या बोला गया? इसमें समूह एक को समूह दो में आपका मिलान करना है, ठीक है। तो मुंह का काम क्या है? तो मुंह का काम मुख्य रूप से क्या है? ये 753 नंबर। मुंह का काम क्या है? इसमें से संपूर्ण भोजन का सेवन करना। संपूर्ण भोजन का सेवन मतलब कहाँ से होता है? तो मुंह से होता है, ठीक है। दांत का काम क्या है? दांत आप देख लीजिए, दांत किसे मिल जाएगा? भोजन का रोलिंग, ये क्या करता है? भोजन को चबाने में सहायक होता है। तो एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुंह हो जाएगा आपका संपूर्ण भोजन का सेवन। दूसरे में देख लीजिए दांत। दांत किस में मिलान करेंगे? दांत का मिलान करेंगे भोजन की रोलिंग में। भोजन की रोलिंग यानी दो का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। दो का बी 753 नंबर। नहीं सॉरी, एक मिनट, भोजन का रोलिंग नहीं। दांत हो जाएगा भोजन को चबाना। चबाना होता है ना, तो भोजन को चबाना हो जाएगा आपका, दांत का काम हो जाएगा। आगे देखते हैं। तीसरा बोला गया जीभ। जीभ का काम क्या? हाँ, जीभ का काम है भोजन का रोलिंग। यानी फिर से कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्लियर हो जाए यहाँ पे। जीभ का काम क्या है? भोजन की रीलिंग, यानी ये हो जाएगा। और लास्ट में बच गया आपका लार। लार का क्या होता है? ये भोजन को निगलना। यानी इस तरह का इसका मिलान हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है। अपच के दौरान अमाशय में दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो अपच यानी अम्लीय माध्यम से छुटकारा पाने के लिए क्षारीय माध्यम का यूज करना पड़ता है। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 754 का। आज का अगला क्वेश्चन है। रुमेन क्या है? तो रुमेन क्या है? तो भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष है। रुमेन क्या है? भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कच्छ है। रुमेन किसमें पाया जाता है? रुमेन पशुओं में पाया जाता है, जैसे गाय, बकरी, भेड़, हिरन आदि में रुमेन पाया जाता है और ये भोजन को संग्रहित करता है, ठीक है। आगे देखा जाए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है? तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है पित्तरस। पित्तरस क्या करता है? आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय आहार में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में मुंह में केवल 1.5 कीर्तंक होते हैं, तो इंसीजर्स कितना होता है? तो इंसीजर्स हो जाएगा इसका 8। कितना इंसीजर्स होता है? टोटल 8, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? ये प्रक्रिया किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रक्रिया प्रक्रिया मशरूम के द्वारा किया जाता है। मशरूम क्या करता है? भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समान परिस्थितियों में अमाशय की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूकस। कौन बचाता है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? समान परिस्थितियों में अमाशय की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के किस अंग का आकार अंग्रेजी वर्णमाला जे के समान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोमक, यानी अमाशय का जो आकार होता है अंग्रेजी वर्णमाला जे के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खुर वाले जानवरों में पेट का सबसे बड़ा भाग होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूमेन। क्या हो जाएगा? रूमेन। पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रूमेन होता है, वह खुर वाले जानवरों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही नहीं है? आपको गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम निर्माण करता है। करेक्ट आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, अगला ऑप्शन बोला गया, यकृत तो अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सी नंबर में बोला गया है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम पेप्सिन और सलेस में मुक्त करती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन बोला गया, म्यूकस अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी क्या है? ये करेक्ट है और बी नंबर आपका गलत है। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लैंगर हैस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये अग्नाशय में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पित्त। पित्त क्या होता है? पित्ताशय में संग्रहित होता है। और पित्त कहाँ से आता है? तो यकृत से। इसकी उत्पत्ति कहाँ से? यकृत से होती है इसका। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंक्रियाज, यानी अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 23 फीट होती है? तो करेक्ट आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई एक वयस्क मानव में लगभग 23 फीट होती है। आज का अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो कैल्शियम से क्या बना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दांत। किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन से, अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा इसमें से हृदय नहीं है। हृदय हृदय क्या है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी यकृत, अमाशय और मुंह क्या है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। आगे देखते हैं, अम्ल स्राव डैश की विशेषता है? ठीक है, एसिड यानी अम्ल का स्राव किसकी विशेषता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अम्ल का स्राव कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, अम्ल है ना, सॉरी, एक मिनट एक मिनट। अम्ल स्राव की विशेषता बताना है। अम्ल का स्राव कहाँ पे होता है? अम्ल का स्राव स्टोमक में होता है। कहाँ पे होता है? अमाशय में होता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलती से बोल दिए थे, छोटी आंत। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो बाह्य रूप से लगने वाले बल को प्रयास यानी एफर्ट कहा जाता है लीवर के संचालन के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, शाकाहारी जीवों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेलुलोज। शाकाहारी जीवों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। क्लियर है। आगे देखिए,
मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त रस का स्राव होता है यकृत से। और पित्त रस कहाँ पे संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में संग्रहित होता है। यहाँ पे पूछा गया पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका का आपको वर्णन करना है कि पाचन के दौरान पित्त की क्या भूमिका होती है। तो पित्त का काम होता है कि वो वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ जाइए, इनमें से कौन सा मानव आहार नाल का भाग नहीं है? तो मानव आहार नाल का भाग कौन सा नहीं है? तो वायु कोशीय थैली मानव आहार नाल का भाग नहीं है। और मलाशय, मुखगुहा, पित्ताशय की थैली ये सभी मानव आहार नाल का भाग है। तो चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यकृत देश का कार्य करता है। तो यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो यकृत का कार्य पाचन से संबंधित है, पाचन क्रिया का एक हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी पाचन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग में नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तब पौधों में वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनका तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन से, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसको अपच का इलाज करने के लिए यानी एसिड के उपाय के लिए हम लोग एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, एंटा एसिड। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? कौन सा जानवर है जिसकी आंत लंबी होती है? तो मैंने पहले ही बताया कि शाकाहारी जीवों की आंत क्या होती है? लंबी होती है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, खरगोश एक शाकाहारी जीव है, और इन ऑप्शंस के अगर कंपेयर करते हैं तो खरगोश की आंत क्या है? इन सब की तुलना में लंबी है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो हमारे द्वारा ग्रहण भोजन क्या होता है, उसमें से कुछ का उपयोग करता है, कुछ क्या रहता है? संग्रहित रहता है। तो वो किस रूप में संग्रहित रहता है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का अगला क्वेश्चन है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो पाचन के अंत में जो ऊर्जा जारी होता है उसी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुनः पाचन कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुनः पाचन छोटी आंत में होता है। तो आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करता है? तो 4 नंबर का ये जो पार्ट है ये वाला, ये रीढ़ की हड्डी को इंगित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो पश्च मस्तिष्क करता है। कौन करता है? हिंड ब्रेन करता है, उल्टी की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्त क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों को संचालित करता है? तो ये प्रक्रिया मेरुदंड के द्वारा यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये तंत्रिका तंतुओं से बना है, और जो ये क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं की मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क से आवेगों को संचालित करने में ये सहायक होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। आगे देखिए, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? तो न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला जो भाग होता है उससे सूचना प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का अगला क्वेश्चन है, सिनेप्स वह बिंदु है जहां से एक तंत्रिका आवेग डैश से गुजरता है। तो सिनेप्स वह बिंदु है जहां पे तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्रवेश करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, पोन्स मानव के डैश का एक भाग है, तो किसका भाग है? तो पोन्स क्या है? मानव के मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? मानव मस्तिष्क का भाग है पोन्स। आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? तो तंत्रिका कोशिका का भाग कौन नहीं है? कौन कौन किसका भाग है? ये आंख का भाग है। ठीक है, ये आंख से रिलेटेड है। बाकी डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन ये सभी तंत्रिका कोशिका का भाग है। आगे देखिए, ईईजी यानी इलेक्ट्रोसेफलोग्राम, ठीक है, ईईजी, इसके बारे में क्या बताया गया है?
ईईजी परीक्षण निम्नलिखित में से किस अंग की बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है? तो ईईजी का जो परीक्षण होता है मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के पहचान के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखिए, एक न्यूरॉन की कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? एक न्यूरॉन की कोशिका रचना को सोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला गया, मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो डैश के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचता है। तो श्रवण तंत्रिका यानी ऑडिटरी नर्व के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंच जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। सिनेप्स को दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, डेंड्रॉन डैश का भाग है। डेंड्रॉन किसका भाग है? तो डेंड्रॉन आपका न्यूरॉन का भाग है। किसका भाग है? डेंड्रॉन न्यूरॉन का भाग है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में महासंयोजक पिंड डैश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है, यानी स्तनधारियों में महासंयोजक पिंड दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस मानव अंग का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है और प्रति मिनट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर गुजरता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का जो वजन है लगभग 1.4 केजी होता है और प्रति मिनट 0.85 लीटर रक्त इससे प्रवाहित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? तो कितनी लंबी हो सकती है? तो लगभग 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। तो आज का अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले अक्ष तंतु के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? जो सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स क्या है? एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले अक्ष तंतु के बीच के जंक्शन को सिनेप्स कहा जाता है। तो ये रहा आज का शो क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोगों ने 800 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।